हरे कृष्णा, वेलकम टू अवर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो जो सी यू टी पी जी एल एल एम का एग्ज़ाम है उसमें 2-2.5 महीने रह गए हैं और सिलेबस तो इतना वास्ट है कि पूछो मत। मतलब सब डाल दिया, जो लॉ में है ना सारी चीज़ें उसके अंदर डाल दी हैं। तो अब ये जो चीज़ हमारे सामने आती है, 2.5 महीने में क्या इन सबको कवर करना चाहिए? मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कुछ स्टूडेंट्स ने। कवर कैसे करोगे? क्या पॉसिबल है? ये क्वेश्चन बन भी कैसे रहा है? मतलब 2-2.5 महीने में अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो रिवाइज करने में ही उस सारे सिलेबस को 2-2.5 महीने का समय भी कम है, अगर आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हो, सिर्फ अगर वो भी आपको अच्छे से आता तो इसका मतलब ये है क्या कि मतलब पॉसिबल नहीं है? अगर नहीं पढ़ा तो 2-2.5 महीने में हो पाना पॉसिबल नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़ा फिर भी पॉसिबल है। सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तो मैंने क्या किया है, पिछले 4 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स थे मैंने उनको एनालाइज़ किया है, ठीक है? और उसके हिसाब से 4 मतलब पहले के भी क्वेश्चन पेपर्स देखे, लेकिन 4 जो क्वेश्चन पेपर्स इनको मैंने एकदम स्पेसिफिकली एनालाइज़ किया है और उसके अकॉर्डिंग मैंने एक प्रॉपर लिस्ट बनाई कि कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है और मतलब किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और साथ ही मैंने ये बनाया है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। और फिर धीरे धीरे करके हम एक एक सब्जेक्ट पे पढ़ेंगे, किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। क्योंकि देखो, यहाँ पे मतलब किससे, यहाँ पे मतलब है एग्ज़ाम क्लियर करने से। और 2-2.5 महीने का जो समय है वो सफिशियंट है अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो। पक्की बात है वो सफिशिएंट है। अगर आपको थोड़ा बहुत आपका बेसिक क्लियर है और आपको बस क्या करना है, मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बताऊँगी, पहले उन्हें कवर करना। तो ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल है। अगर जो सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ सकते, मैं उनको रिकमेंड करूँगी कि ये सब्जेक्ट तो आप पढ़ ही लीजिए। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपने लॉ कॉलेज में रहते हैं और एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। ओके। और अभी जो है आप एग्ज़ाम आसानी से दे सकते हो क्योंकि आप लोग का कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा। एग्ज़ाम भी जो होता है वो जून के आसपास होता है, करेक्ट? तो बीच में मतलब बहुत सारे कॉलेजेस का करिकुलम ऐसा रहता है, समय ऐसा है कि कोई और एग्ज़ाम नहीं होगा, तो आपको डेडिकेटेड टाइम मिल सकता है। तो यहाँ पे जो मैंने एनालिसिस किया है उसके हिसाब से मैं आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बताती हूँ। और एक और चीज़, अगर आपको क्या कहते हैं कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो आप इन सब्जेक्ट से शुरू करिए। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए कि आपने मतलब प्रिपरेशन आपको थोड़ा बहुत आता है, नहीं आता, तो आप इन सब्जेक्ट्स पे पहले फ़ोकस करिए। आप रिवीजन कर रहे हैं तो आप इन सब्जेक्ट्स पे पहले फ़ोकस करिए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी बनाइए। मतलब लाइफ में प्रायोरिटीज़ होना चाहिए ना, तो ये कुछ प्रायोरिटीज़ हैं जो कि आपकी सीयूटी, पीजी, एलएलएम की होनी चाहिए, मैं बताती हूँ। तो ऑब्वियसली सबसे पहला तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन से पिछले 4 साल का देखूँ तो एवरेज 12 से 15 क्वेश्चन बनते हैं, है ना? उससे ज़्यादा भी बने हैं, तो इतने तो बनते ही हैं, मिनिमम 12 तो बने ही हैं। तो ये जो है मतलब सोचो 75 क्वेश्चन्स है, 75 क्वेश्चन्स में से आपका जो है इतने क्वेश्चन अगर आपके एक सब्जेक्ट से आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये भी बता दूँ कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके का सवाल पूछा जाता है। मैं अभी अगर आपको भी शॉर्ट में बताऊँ तो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं पूछा जाता है, ठीक है? मैं आपको एक-एक टॉपिक करके बता दूँगी, लेकिन बहुत कंसेप्चुअल नहीं पूछा जाता है। वो डायरेक्ट और केस लॉज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, ठीक है? दूसरा सब्जेक्ट जो है वो है हमारा फैमिली लॉ। फैमिली लॉ से भी क्वेश्चन बनता है, बट फैमिली लॉ में एक चीज़ आ जाती है कि उसमें मुस्लिम लॉ भी होता है, हिंदू लॉ भी होता है। तो हिंदू लॉ से क्वेश्चन मैंने ज़्यादा बनते हुए देखे हैं, मुस्लिम लॉ के कंपैरिज़न। बट ऑब्वियसली अगर आप फैमिली लॉ कर रहे हो तो आपको ये दोनों ही करना पड़ेगा, ठीक है? और तीसरा जो है, अच्छा एक और चीज़, हिंदू लॉ में मैं बताऊँ आपको, हिंदू मैरिज एक्ट है, उसमें से कुछ टॉपिक्स है जिससे मतलब सवाल बहुत बार बनते हैं, जैसे रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, डिवोर्स, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिस पे सवाल बन ही जाते हैं। फिर मुस्लिम लॉ का बेसिकली जो सवाल पूछा जाता है वो तलाक से रिलेटेड पूछा जाता है ना? इद्दत पीरियड, वो उसका कुछ मतलब वो उसका एक बोलते हैं ना कि हॉट टॉपिक है, इद्दत पीरियड। और क्या कहते हैं कि तलाक से रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है ये मुस्लिम लॉ से थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो ये हमारा, मैं हर एक सब्जेक्ट का डिटेल में बताऊंगी, बट अभी मैं आपको बता रही हूँ सब्जेक्ट्स कौन से इंपॉर्टेंट है। तीसरा है आपका इंटरनेशनल लॉ। तो जो इंटरनेशनल लॉ है उसमें क्या कहते हैं कि उससे मैं आपको बताऊँ पिछले 3 साल में 3 साल के मैं बताऊँ तो अराउंड 5-6 क्वेश्चन उससे बन रहे हैं। अच्छा, फैमिली लॉ में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं मैंने आपको ये बोला नहीं। फैमिली लॉ में भी ऑन एवरेज 5 सवाल बन रहे हैं,
है ना, तो उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। देखो कंपटीशन है तो हम इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट अगर एक एवरेज देखा जाए और जो पहले का जो पैटर्न रहा है उसके हिसाब से हम बातें कर रहे हैं। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का एवरेज 5-6 सवाल बनता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का, और उसमें क्या पूछा जाता है, उसमें मेजरली यूएन वगैरह की चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। फिर कुछ थ्योरीज हैं स्टेट के रिकॉग्निशन से रिलेटेड, और फिर उससे रिलेटेड चीज़ें कि जो स्टेट है म्यूनिसिपल लॉ, इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड कुछ थ्योरीज है ना, तो मोनिज्म थ्योरी, डुअलिस्ट थ्योरी, ये सब चीज़ें, उन सब चीज़ों से सवाल पूछे जाते हैं। मैं मतलब कोशिश करूँगी कि आपको ये पढ़ा भी दूँ, लेकिन हाँ ये डेफिनेटली कवर करने वाली हूँ कि कौन से सब्जेक्ट से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, फिर हमारा फोर्थ है इसके अंदर टॉट्स। टॉट्स से कितने सवाल बने, टॉट्स से भी लगभग 5 के आसपास सवाल बनते हैं। ठीक है, और टॉर्च तो बहुत ईजी सी चीज़ है। टॉर्च में क्या होता है, एक केस लॉ वाला आ जाता है, कुछ वही लैंडमार्क उसमें केस है, डैमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डैमनम, ये एक आ जाता है ना। उसके बाद फिर मतलब कुछ उसमें भी कुछ फिक्स चीज़ें हैं कि उससे सवाल थोड़े ज़्यादा बनते हैं। देखो फिक्स कंपटीशन में कुछ नहीं रहता, लेकिन पुराने पैटर्न्स को देख के मैं आपको बता रही हूँ। तो टॉर्च से कुछ सवाल ऐसे बनते हैं। उसके बाद से फिर जो जूरिस्प्रूडेंस, जूरिस्प्रूडेंस से भी 5-6 के आसपास ऑन एवरेज सवाल बनते हैं। जूरिस्प्रूडेंस का जो है मैंने ऑब्वियसली जूरिस्प्रूडेंस का मैंने एक वीडियो बनाया है। वो वीडियो जो है मैंने उसके अंदर वन लाइनर में पूरा जूरिस्प्रूडेंस कवर किया है। वो एक वीडियो से आपका काम हो सकता है ना। मतलब मैं कहूँगी कि आपको और बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सिर्फ वो एक वीडियो देखते हैं। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगला सब्जेक्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट से भी लगभग 4-5 सवाल एवरेज पिछले 4 सालों में बने हैं कॉन्ट्रैक्ट से। तो कॉन्ट्रैक्ट का भी आप देख सकते हो। अच्छा, जब आप कॉन्ट्रैक्ट कवर करना, वैसे इंपॉर्टेंट तो कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ही ना वो कमर्शियल लॉज में आ जाते हैं, जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट, वो है, उससे भी सवाल बन जाता है। तो मतलब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे ना तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट छोटा सा उसके साथ पढ़ लोगे ना, तो क्या होगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट से भी ऑन एन एवरेज मतलब 2 सवाल निकल जाते हैं। तो वो आप कर सकते हो साथ में उसके। ठीक है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है। इसका मैंने आपको बता दिया कितना क्वेश्चन बन रहा है। देखो किसी से भी ना बहुत ज़्यादा सवाल नहीं बनेंगे, आपको 5-6 सुनने में कम लग रहा है, बट आप उधर जाके लिखोगे ना तो आपको पता चलेगा ये कितना हेल्पफुल है आपके लिए सब्जेक्ट्स। फिर एक और जो सब्जेक्ट है, हाँ, क्रिमिनल लॉ में जैसे प्रोसीजरल लॉज भी आते हैं। तो प्रोसीजरल लॉज में प्रोसीजरल लॉज का, अगर क्रिमिनल में प्रोसीजरल लॉज का देखें तो इंडियन एविडेंस एक्ट से कंपेरेटिवली थोड़े सवाल ज़्यादा बनते हैं। सीआरपीसी से इतने नहीं बनते जितने मैंने अब तक जितना मैंने देखा है, इंडियन एविडेंस एक्ट से ज़्यादा बनते हैं। तो इंडियन एविडेंस एक्ट छोटा सा भी है, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप लोग प्रोसीजरल लॉज देखो, आप लोग पहले आईपीसी को देखना, क्योंकि आईपीसी से सवाल ज़्यादा बनते हैं। इसमें भी एवरेज 5-6 सवाल जो है पिछले 4 सालों में पूछे गए हैं इंडियन पीनल कोड से रिलेटेड, और इसमें भी कुछ चीज़ें फिक्स्ड है, जैसे कि एक थेफ्ट वाला क्वेश्चन, वो जो थेफ्ट वाले पूरे ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी नहीं है, उसमें से एक सवाल आएगा। और उसके बाद फिर रेप में इसकी पनिशमेंट कितनी है ना, पनिशमेंट वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो ये मतलब कुछ क्वेश्चन मेंसरिया के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, कुछ केस लॉज दे देंगे जो कि डेथ और कल्पेबल होमिसाइड से रिलेटेड है ना। तो ये कुछ टॉपिक्स है जिसमें सवाल आते हैं। छोटा छोटा आपको आइडिया दे रही हूँ, बट मैं आई कवर इन डिटेल। ठीक है, तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे जिससे सवाल मैंने देखा है कि यूनिफॉर्मली कंसिस्टेंटली इनसे सवाल जो है ज़्यादा बने हैं। ये तो 4 साल का मैंने स्पेसिफिक एनालिसिस किया, लेकिन उससे पहले भी जो मैंने क्वेश्चन पेपर देखे इनसे कंसिस्टेंटली सवाल बन रहे हैं। तो एक बार मैं शॉर्ट में बोलूँ तो क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, फैमिली लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, कॉन्ट्रैक्ट और आईपीसी। आई थिंक मैंने कवर कर दिए सारे सब्जेक्ट्स, कॉन्स्टी, इंटरनेशनल लॉ, टॉर्ट्स, आईपीसी, फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट और ज्यूरिस। ठीक है, अब ये तो हो गए इंपॉर्टेंट सवाल, इसको तो आपको करना पड़ेगा। इनका मैं कवर भी कर दूंगी कि क्या टॉपिक पढ़ना है क्या नहीं। अब बात करते हैं इसके अलावा, मैं मानती हूँ अगर मान लो आपका ये हो गया, इन उसी की सिचुएशन में अगर आपका हो चुका है ना, तो अगर आपके हो चुका है तो उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, कुछ और सब्जेक्ट से जिन्हें आप देख सकते हो उनसे सवाल पूछा जा रहा है। हाँ, ये मैं नहीं कह सकती कि यूनिफॉर्मली पूछा जा रहा है, बट इनसे सवाल पूछा जा रहा है। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, उससे हर साल सवाल बन रहा है। मे बी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जितना ऑब्वियसली नहीं बनेगा, है ना, जो मैंने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बताए उनके जितना नहीं बन रहा, लेकिन उससे सवाल जो कंसिस्टेंटली पूछा जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आपके लिए पढ़ना ईजी होगा, क्यों, क्योंकि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ रहे हैं, तो आप साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। मैं देख रही हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से क्वेश्चन थोड़ा बन रहा है ज़्यादा, क्योंकि उससे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के थ्रू लोग क्या कर रहे हैं ना कि
उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जा रही है एक्चुअली में, और उसके थ्रू वो कुछ-कुछ जो फॉरेन कंट्रीज़ है ना, उनका कैसे सिस्टम चल रहा है, वो चीज़ें पूछ लेते हैं, उनके केस लॉ पूछ लेते हैं। तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी कर सकते हैं साथ में। फिर एनवायरनमेंट लॉ से क्वेश्चन बन रहा है। एनवायरनमेंट लॉ हम लोग को लगता है कितना वास्ट है, कितने सारे एक्ट हैं, है ना? एक तो हमारे पास एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, वाटर एक्ट है, एयर एक्ट है ना? एनजीटी है, ये सारी चीज़ें। तो हमें लगता है ना कि कितना ज़्यादा वास्ट है, लेकिन मैं आपको बताऊँ एनवायरनमेंट लॉ से आप देखोगे ना, जैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्वेश्चन बनता है, एक तो जो लैंडमार्क केसेस है वो एमसी मेहता वाला पूरा वेलोर सिटीजन, और ये जो कुछ प्रिंसिपल्स नहीं है, पोल्यूटर प्रिंसिपल, ये सारे वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या करते हैं ना, कुछ कुछ डेफिनेशन पूछ लेते हैं। तो उससे जो सवाल है ना, बहुत एनवायरमेंट लॉ ऐसा है ना कि उससे बहुत कंसेप्चुअल सवाल नहीं पूछते, मतलब ऊपर ऊपर वाली चीज़ें पूछते हैं एनवायरमेंट लॉ से। एक दो इंडेक्स पूछ लेंगे, वरना केस लॉ से पूछ लेंगे। तो आप एनवायरमेंट लॉ भी कर सकते हो। फिर अगला आईपीआर। अब आईपीआर में भी आप सोचोगे कि अरे इसमें तो कॉपीराइट एक्ट है, ट्रेडमार्क्स है, फिर पेटेंट है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, डिज़ाइन है ना? डिज़ाइन एक्ट है, इतनी सारी चीज़ें, तो आईपीआर में इसको कैसे किया जाए? इसमें भी मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, कुछ इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है? ये जो मैं आपको सब्जेक्ट्स अभी बता रही हूँ ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट के बाद से, इन सब्जेक्ट्स से कंसिस्टेंटली सवाल आए हैं। सवाल कम आए हैं, बट इन सब्जेक्ट से कंसिस्टेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चांसेस है कि इस बार भी इनसे मतलब सवाल आएगा। आईपीआर में किस तरीके के सवाल बनते हैं, उसमें वो इस तरीके का सवाल बना देंगे कि जैसे ट्रेडमार्क है ना? तो ट्रेडमार्क पूछ लेंगे कि ये चीज़, इसको ट्रेडमार्क मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, कितने समय के लिए पेटेंट रहेगा, रिन्यू कराने के लिए क्या होगा, कंपल्सरी लाइसेंस क्या होता है, ये कुछ सवाल है, वो बनते हैं। ठीक है? और इसके अंदर हाँ, 2 सब्जेक्ट्स और हैं जिसमें से सवाल आए, एक है आरटीआई। आरटीआई इतना छोटा-सा है, लेकिन उसमें सवाल बहुत बन रहे हैं, है ना? कि आरटीआई से रिलेटेड, आरटीआई मैंने देखा बहुत ट्रेंड में है, उससे सवाल बन जाता है। तो जिस भी सब्जेक्ट में, जैसे नेट का है और यूजीसी नेट है, और इसमें आरटीआई से पूछ ले रहे हैं 1-2 सवाल। फिर एक जो सब्जेक्ट है हमारे पास एडीआर, सॉरी मतलब आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, इससे भी क्वेश्चन बन रहा है ना? क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं ये जो ट्रेंड में है, तो इससे भी कंसिस्टेंटली सवाल बन रहे हैं। और ये सब्जेक्ट्स जो हैं ये छोटे हैं, मतलब बहुत बड़े नहीं हैं, है ना? कि आपको करने में डिफ़िकल्टी होगी, तो आप इनको देख सकते हो। और बाकी मैं आपको बताऊँ और सब्जेक्ट्स जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब जिनको आप कंसिडर कर सकते हो इन सब्जेक्ट्स के बाद, जो तीसरी कैटेगरी है, उसमें मैं सब्जेक्ट्स के नाम ले रही हूँ। जैसे आप सीआरपीसी देख सकते हैं। सीआरपीसी पता है मैं नॉर्मली इस वजह से नहीं रिकमेंड करती, अगर आपके सीआरपीसी स्ट्रॉन्ग है तो आप उसे सेकंड कैटेगरी में डाल सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में नहीं, लेकिन अगर आपके सीआरपीसी इनके स्ट्रॉन्ग है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप सेकंड कैटेगरी में डाल लीजिए। बट अगर नहीं स्ट्रॉन्ग है ना, तो वो बहुत ही समझना पड़ेगा, बहुत टेक्निकल है। और चलो मान लेते हैं, है ना? मैं मान लेती हूँ कि चलिए आपको क्या कहते हैं कि आपको फिर भी आपको कवर करना है। तो आप क्या करना, मैं आपको बता दूँगी किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, या कुछ जो उसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि सारा तो थोड़ा हो पाना पॉसिबल नहीं है। सीपीसी का भी आप यही कर सकते हो, ठीक है? सीपीसी से हर साल कंसिस्टेंटली सवाल नहीं आए, इस वजह से मैंने उसका नाम ले दिया। उसके बाद एक और सब्जेक्ट है, इसे अब आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इसको आप चाहें तो सेकंड कैटेगरी में डाल लो, या आपको ऑब्वियसली आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, थर्ड कैटेगरी, कंपनी लॉ का। कंपनी लॉ में भी जो कॉर्पोरेट वेल से रिलेटेड सवाल नहीं है, वो थोड़ा पूछ लिया जाता है, डायरेक्टर से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कर लोगे ना, तो चांसेस है कि क्वेश्चन फँस सकते हैं, है ना? बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब मैं जो आपको सब्जेक्ट बता रही हूँ उसमें से सिर्फ सेलेक्टिव स्टडी करनी है, कुछ ही चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद फिर आप कॉम्पिटिशन एक्ट से सवाल बन रहे हैं, है ना? कॉम्पिटिशन एक्ट उसे देख सकते हैं। फिर पार्टनरशिप, टीपीए से भी सवाल कंसिस्टेंटली आता है, लेकिन मैं उसको, आप उसको सेकंड कैटेगरी में डाल सकते हैं, लेकिन 1-2 सवाल ही आता है। इस वजह से मैं सेकंड कैटेगरी में मैंने नहीं डाला, थर्ड कैटेगरी में मैंने डाला है। टीपीए से कंसिस्टेंटली आया है क्वेश्चन, लेकिन 1-2 ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसमें क्या मॉर्गेज पूछ लिया, गिफ्ट पूछ लिया, मतलब बहुत ऊपर-ऊपर से चीज़ें पूछी जाती हैं, है ना? उसके बाद आईओएस से भी क्वेश्चन एक आया है 1-2 बारी, उसे आप देख सकते हैं। बैंकिंग लॉ से भी रिलेटेड 1-2 बार क्वेश्चन आए, लेबर लॉ से रिलेटेड इनसे क्वेश्चन रेयरली आते हैं ना। इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड, क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो क्रिमिनोलॉजी से कंसिस्टेंटली नहीं आया है, लेकिन अब आजकल क्या है पूछ ले रहे हैं, तो इस वजह से मैंने इसे थर्ड कैटेगरी में डाला है। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप इन सब्जेक्ट्स को भी देख लेंगे तो हो जाएगा। बाकी सब्जेक्ट्स से तो इतने ज़्यादा पिछले 4 साल में सवाल नहीं पूछे गए हैं, है ना? तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनसे सवाल पूछे गए हैं, तो इस वजह से मैंने आपके सामने वो रखा है। अब इसके बाद मैंने आपको सारे सब्जेक्ट्स बता दिए, मैं एक-एक सब्जेक्ट का आपको एनालिसिस करके बता दूँगी कि हर सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आप वो सारे सब्जेक्ट पढ़ लें, लेकिन जो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया, आप प्लीज़ उसे
कवर कर लेना। और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी, नीड नॉट टू ट्रस्ट एनीवन, आप खुद एक बार पीवाईक्यू प्लीज़ देखिए, है ना। मैंने तो अपना एनालिसिस किया है, आप लोग भी एक बार देखिए, पीवाईक्यू तो सबके लिए अवेलेबल है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ एक बार पीवाईक्यू देखिए, और किसी भी तरीके का डाउट आता है ना, मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कराने की और आपके लिए ईजी बनाने के लिए प्रिपरेशन। बट आपका कुछ फीडबैक है या आपको कोई डाउट है, आप प्लीज़ पूछिए, आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू एंड वॉट एवर बेस्ट आई कैन डू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।